तो मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चाइना के अलग अलग देशों के साथ डिस्प्यूट्स के बारे में। किस तरीके से चाइना बढ़ता जा रहा है सभी देशों के साथ। शायद ही ऐसा कोई देश होगा जिसका सीमा यानी कि लैंड बॉर्डर चाइना के साथ टच होता है और चाइना उसके साथ किसी भी प्रकार के विवाद में मिक्सअप नहीं है। तो आज हम इन सभी चीजों को लेकर आपके साथ बातचीत करेंगे कि चाइना के साथ कौन कौन से बॉर्डर्स टच होते हैं और उनके साथ क्या क्या विवाद है। क्या ये विवाद अभी हाल ही में शुरू हुए हैं, अतीत का इनका क्या रोल रहा है, तो इन सभी चीजों की जानकारी आपको बताएंगे। जिसके अंदर हम ये भी बताएंगे असलियत में चाइना की डिमांड क्या है, क्या सोचकर चाइना जो है इतना ज्यादा अपनी एनेक्सेशन की तरफ जो लोगों को या देशों को तंग करने का प्रयास कर रहा है, उसकी डिमांड क्या है, इन सभी चीजों को बढ़ेंगे। इसके लिए इसीलिए एक टाइटल दिया गया है, चाइना एक जगह से पीछे हटता है तो दूसरी जगह फिर से तैयार होती है कि मैं यहां से हटा तो अब मैं अपना डिस्प्यूट इस देश के साथ क्रिएट करूंगा। अब इस परिस्थिति को समझ लीजिएगा। डिस्प्यूट क्रिएट करने का बहुत छोटा सा तरीका, पहले जगह पर क्लेम करो, किसी भी देश के बॉर्डर पर, किसी भी देश के एरिया पर क्लेम करो। क्लेम करने के बाद कोई बनावटी फर्जी उससे संबंधित कहानी बताओ। कहानी बताने के बाद थोड़े टाइम पीरियड बाद उसको बहस करो। बहस करने के बाद उस देश के हिस्से के ऊपर बॉर्डर पे आर्मी स्टैंड ऑफ कर दो। स्टैंड ऑफ करने के बाद क्या होगा, आज नहीं तो 2 दिन बाद झगड़ा करो। अगर देश कमजोर है तो हार कर जमीन छोड़ देगा, नहीं है तो आप पीछे हट जाइएगा, क्योंकि आपका कोई नुकसान तो है ही नहीं। तो ये जो पॉलिसी है, इसके लिए काफी पिक्चर्स को ढूंढने के बाद मुझे एक परफेक्ट पिक्चर लगी कि भारत ने यहां पर इसकी रोक लगाई कि तू भैया देश में नहीं घुस सकता, देश के बॉर्डर में घुसने नहीं देंगे। चाहे वो डोकलाम हो, चाहे आपका अरुणाचल प्रदेश की साइड हो, चाहे गलवान वैली, पेंगोंग सो लेक, अक्साई चीन, किसी भी जगह पे तो हमारे बॉर्डर में नहीं घुसेगा। तो जैसे ही यहां पे मुद्दा खत्म हुआ, इसके तुरंत बाद अभी हाल ही में ये मुद्दा खत्म हुआ है, मात्र 8 दिन भी नहीं हुए होंगे। इस बीच में उसने बॉर्डर का क्लेम भूटान के अंदर भी कर दिया है और उसने बॉर्डर का क्लेम यानी जमीन का क्लेम रशिया के अंदर भी कर दिया है। यानी कि मात्र 2 दिन के 8-10 दिन के अंदर अंदर चाइना कितनी तेजी से इस क्लेम को बढ़ाना चाहता है और जबरदस्ती के झगड़ों में विलीन रहना चाहता है। तो आज हम इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए अंत तक बने रहिए ताकि आपको सारी डिटेल्स मिल जाए। यदि आप किसी भी प्रकार से आईएएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा 20 जुलाई को नया बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस का सिस्टम है, जिसके अंदर आप अपनी किसी भी टॉपिक के नोट्स की पीडीएफ टेलीग्राम ऐप से ले सकते हैं ज्वाइनिंग करने के बाद भी। और अगर आप ये फ्री जो वीडियोस मिल रही हैं इनके लेक्चर्स चाहते हैं तो आप इस गिवन आईडी पर जो है ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ऐप पर, ताकि आपको डिटेल मिल जाए। किसी भी प्रकार की गाइडेंस की आवश्यकता है तो भी आप इन चैनल्स पर हमसे जुड़ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं देश के बॉर्डर से कि चाइना का बॉर्डर जहां जहां डायरेक्टली टच में है, जहां पे डायरेक्ट टच है, कनेक्शन है, वहां वहां क्या क्या समस्याएं शुरू हो रही हैं। तो सबसे पहली शुरुआत हम करते हैं यहां पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, चाइना का एक बॉर्डर रशिया से यहां मिल रहा है, काफी लंबा एरिया बॉर्डर का ये वाला कवर हो रहा है जो कि रशिया के साथ ही कनेक्टेड है। तो रशिया पहला देश हो जाएगा जिसका चाइना के साथ में काफी लंबा बॉर्डर कनेक्ट होता है। तो रशिया के साथ जाहिर सी बात ऐसा हो नहीं सकता कि रशिया के साथ कोई बॉर्डर डिस्प्यूट ना हो, तो डिस्प्यूट डेफिनेटली है। दूसरा डिस्प्यूट है मंगोलिया के साथ में। मंगोलिया जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर ये काफी बड़ा हिस्सा, लगभग काफी बड़ा हिस्सा चाइना से टच में होता है। मंगोलिया का तो इतिहास भी बहुत पुराना है, जिसमें इन्होंने पूरे के पूरे चाइना पर अपना अधिकार कर लिया था। उसके बाद में जैसे जैसे रूल बदलते गए, अंग्रेजी शासन आता गया, अंग्रेजी शासन के बाद में चाइना ने अपना एनेक्सेशन बढ़ाते गए और मंगोलिया आज के दिन बहुत छोटे से सेक्शन में रह गया। यहां पर किसी जमाने में तिब्बत भी हुआ करता था, जिसको चाइना इस समय मिटा चुका है, जो कि अभी आपको दिखाई भी नहीं दे सकता है। तिब्बत की बात करें, तिब्बत के बाद में यहां पर ये ताइवान कनेक्ट होता है, ताइवान के साथ इशू है। ये साउथ कोरिया कनेक्ट हो रहा है, साउथ कोरिया के साथ इशू है। जापान इसके पास का देश है, जापान के साथ इशू है। वियतनाम तो पूरा बॉर्डर टच कर रहा है, तो वियतनाम के साथ ऐसा हो सकता है कि कनेक्शन ना हो। भूटान के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। अब बचे जिन देशों के साथ प्रॉब्लम नहीं है वो कौन कौन से हैं। अब जितने भी देश में, जैसे सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान
चाइना का एक तरीके से पिछड़गू देश है। सारी की सारी डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान सीपैक हो, वन बेल्ट वन रोड हो, इसका जो अलग से जितने भी पोर्ट की फैसिलिटी है, इन सभी पर, ग्वादर पोर्ट पर, सब जगह पर चाइना को फंडिंग मिलती है। तो इधर इससे कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। जरा सा झगड़ा हुआ तो पाकिस्तान ने वैसे ही चाइना को गिफ्ट में जगह दे दी ताकि रोड इनिशिएटिव पूरा हो सके। नेपाल इस समय भारत का बहुत अच्छा संबंधी था, लेकिन आज प्रॉब्लम्स बिगड़ चुकी हैं, बदल चुकी हैं। इसके बाद में बर्मा बहुत तगड़ा सपोर्टर है और बाकी जो बचे हुए देश हैं वो सपोर्ट में है। तो आज हम 3 से 5 सवालों के जवाब जानेंगे। पहला सवाल, मुद्दा क्या है वो मुद्दा बताएंगे। चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, लेटेस्ट का मुद्दा है, इसमें यूएस का स्टैंड क्या है, क्यों भारत के पड़ोसी जो हैं भारत से नाराज होते जा रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों। ये बात सोचनी पड़ेगी कि इंडिया के जितने भी नेबर्स हैं, जितने भी आपके पड़ोसी हैं, वो क्यों एक एक करके भारत का साथ छोड़ रहे हैं और चीन का साथ दे रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इन सभी चीजों पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला देश आता है आपके पास में, सबसे पहला देश है चाइना के साथ इंडिया का। अब इस पॉलिसी को समझ लीजिए। चाइना की पॉलिसी क्या है, पहले बॉर्डर क्लेम करेगा, दूसरा बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ करेगा, तीसरा धमकियां देगा और धमकी देने के बाद में एकदम से घुस जाएगा और लूटपाट करनी शुरू कर देगा। भारत के साथ में भी कुछ कुछ ऐसा ही है। जितनी भी युद्ध हुए हैं, 62 का युद्ध हुआ हो, 62 के युद्ध के अलावा अगर आपके पाकिस्तान के जितने सारे युद्ध हुए हो, जितनी बार बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ हुआ हो, उन सभी मुद्दों के अंदर किसी ना किसी तरीके से चाइना ने यही कोशिश करी है। अब अगर बात करें इंडिया के साथ में, तो इस अक्साई चीन वाले हिस्से के अंदर चाइना 1570 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। यहां पर 545 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद में अगर भूटान को हटा दो तो 1325 किलोमीटर का बॉर्डर यहां पे शेयर होता है। तो यहां पर जब बॉर्डर शेयर होता है तो चाइना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, चाइना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहां पर जब बॉर्डर का डिवीजन हुआ था तो 2 लाइन खींची गई थी। सबसे पहली लाइन खींची गई थी जेसन लाइन, सबसे पहली लाइन खींची गई थी जेसन लाइन कहें या जॉनसन लाइन कहें। जॉनसन लाइन के आधार पर ये जो सारा सेक्शन है ये भारत का है। ये लद्दाख के पास का सारा सेक्शन भारत का है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जॉनसन लाइन के अनुसार ये सारी टेरिटरी इंडिया की है, जिसे इंडिया मानता आ रहा है और असलियत में यही है। इसके बाद चाइना जो है, क्योंकि धीरे धीरे पावरफुल हुआ, मैकमोहन लाइन की सपोर्ट में आ गया। मैकमोहन लाइन के आधार पर उन्होंने क्लियर लाइन खींची और ये जो जगह है ये सीधा चाइना के कंट्रोल में दे दी। अब चाइना के कंट्रोल में दे दी तो भारत जो है जॉनसन लाइन को मानता है और चाइना मानता है कौन सी, आपकी मैकमोहन लाइन को। अब इस बीच में ये जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है, ये 62 की लड़ाई के अंदर सीधा ये यहां पे घुसता चला गया और अक्साई चीन पर पूरा का पूरा अपना कब्जा जमा लिया। अक्साई चीन पर लड़ाई क्यों हुई थी उस बात को भी समझिए। इश्यूज पहले बहुत सारे थे, लेकिन असली इशू क्या था कि तिब्बत को सपोर्ट किसी कंट्री ने किया नहीं। सबसे पहली चीज ध्यान दीजिएगा, तिब्बत पर जब चाइना ने कंट्रोल किया, लड़ाई लड़ी, तो किसी भी देश ने तिब्बत का साथ नहीं दिया। तिब्बत को कैप्चर करने के बाद ये जो चाइना है ये समझ गया था कि जिसकी ताकत है वही आगे बढ़ पाएगा। तिब्बत के अंदर से भागे कौन, दलाई लामा साहब, और इंडिया में आके शरण पाते हैं। जवाहरलाल नेहरू से इनकी डिमांड की गई कि हमें दलाई लामा दे दो। तिब्बत की आप भी जानते होंगे, प्रेजेंट की सारी सरकार जो है आज भी भारत में रहकर चलती है। तो तिब्बत में इनको वापस करने से मना कर दिया कि भाई हमारे देश में एक मेहमान की तरह मेहमान को लौटा नहीं सकते। झगड़ा बढ़ने के बाद नेहरू की सॉफ्ट पॉलिसीज और चाइना की एनेक्सेशन का तरीका बढ़ता गया और वो घुसते चले गए। अमेरिका ने सपोर्ट नहीं किया भारत को, जिस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ी और प्रॉब्लम बढ़ने के बाद हमारे हाथ से एक बहुत बड़ा हिस्सा चला गया, जो कि एक सदैव के लिए मुद्दा बन गया। और यहां पर लगातार स्टैंड ऑफ रहता है क्योंकि दोनों देशों के बीच में सीज फायर की पॉलिसी साइंड है। तो आपस में कोई गोली नहीं चलाता, लेकिन बिना गोलियों के एक दूसरे की गर्दनें तोड़ना, एक दूसरे को मारना पीटना और पूरी ताकत का शो ऑफ करना चलता रहता है। इसी प्रकार से चाइना के बाद दूसरा हिस्सा आता है रशिया। अभी जैसे गलवान वैली के अंदर चाइना ने खूब कोशिश करी भारत के बॉर्डर में घुसने के लिए। भारत के बॉर्डर में घुसने की कोशिश के दौरान वो घुस तो पाया नहीं। अब जब घुस नहीं पाया तो ऐसी परिस्थिति के अंदर
क्या किया, उसने यहां से झगड़ा किया, हाथापाई करी और वापस चला गया हार मानकर। एक तरीके से दुदकार कर इसे वापस इंडिया ने भगा दिया। अब दूसरी परिस्थिति आती है, दूसरा बॉर्डर जाहिर सी बात है इंडिया का चाइना का लगता है रशिया के साथ में। अभी हाल ही के अंदर इनका जो ये वाला पार्ट है जिसे हम कहते हैं व्लादिवोस्टोक, इस पोर्शन को चाइना क्लियर कहता है कि भाई ये असलियत में हाइशिनवाना नाम की जगह है, ये चाइना की है, इस पर कोई भी रशिया का कंट्रोल नहीं है, कोई भी रशिया का कंट्रोल नहीं है। ये जो टेरिटरी रशिया के पास आई है, ये किसी जमाने के अंदर लड़ाई लड़ी गई थी, लड़ाई के दौरान रशिया ने इसको कैप्चर कर लिया और कैप्चर करने के बाद ओपियम वॉर के दौरान 1860 में जब चाइना उधर से हारता है तो इधर से रशिया उसकी जगह को कैप्चर करना शुरू कर देता है। अब इसी बात पर एक सवाल आता है, कि जिस पर कैप्चर है यानी कि वो चाइना का क्लेम है, तो जाहिर सी बात है अक्साई चीन पर भी तो चाइना ने क्लेम जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रखी है, जबरदस्ती कंट्रोल कर रखा है, वो भी तो भारत का हिस्सा, आप यहां से छोड़ दीजिए। लेकिन इस मुद्दे की सबसे बड़ी बात यह कि चाइना सदैव अपने क्लेम्स को लेके एडामेंट रहता है, तत्पर रहता है, वो कभी भी दूसरे के क्लेम्स को स्वीकार करता ही नहीं है। इसके अंदर इन्होंने कहा कि ये जो इनका टेरिटरी है व्लादिवोस्टोक, ये जो टेरिटरी है किसी टाइम पीरियड के अंदर किंग मंचूरिया का होमलैंड हुआ करता था, लेकिन 1860 के अंदर रशिया ने इसे हथिया लिया। हालांकि रशिया की तरफ से भी अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन जाहिर सी बात है कि चाइना और रशिया की एक समय के अंदर बहुत ज्यादा लड़ाई चली है, युद्ध चला है, और लड़ाई और युद्ध जो हुआ है वो हुआ है मंगोलिया को लेकर। जब चाइना मंगोलिया को एनेक्स करता हुआ बढ़ता हुआ आगे जाता है तो जाहिर सी बात है रशिया को लगता है कि ये बढ़ता बढ़ता कहीं मेरी टेरिटरी में ना घुस जाए, तो लड़ाई लड़ी जाती है, काफी जान माल का नुकसान होता है और चाइना की सीमा वहीं की वहीं सीमित कर दी जाती है। तो इस बीच में चाइना का ये वाला जो रशिया है अपने इस पोर्ट को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है, और हाशिनवा जो है इसका नाम है जो ओरिजिनल रखा गया, बाकायदा इनके सभी ऑथेंटिक स्पोक्स पर्सन के द्वारा दी गई न्यूज थी। ऐसे ही अगला डिस्प्यूट अभी हाल ही में रिसेंट में कुछ ही दिन पहले क्रिएट हुआ। रिसेंट में किस चीज का क्रिएट हुआ? भूटान के साथ में। भूटान के साथ में अब ये नोटिस कीजिए कि जो जो देश चाइना के कंट्रोल में आके रहना शुरू कर देते हैं उन देशों के साथ में चाइना किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं करता। भूटान अकेला एक ऐसा देश है जो पूरे के पूरे साउथ एशिया के अंदर है, इसने चाइना की एक तरीके से जबरदस्ती वाली पॉलिसी को स्वीकार नहीं किया तो कोई बात नहीं। चाइना जो था इधर जो साक्तेंग वाइल्ड सेंचुरी है इसको काफी ज्यादा फंडिंग करता था, लॉन्ग ड्यूरेशन से फंडिंग करता आ रहा था, लेकिन क्योंकि भूटान ने इनकी बातों को नहीं माना और भारत के साथ इनके क्लोज संबंध है भूटान के साथ में, तो जाहिर सी बात है इधर से भारत से डायरेक्ट मुद्दा ना लेकर के भूटान को तंग करने के लिए इन्होंने इस सेंचुरी को क्लेम कर दिया। हालांकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि चाइना ये रहा और ये सेंचुरी रही, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है, कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना कहता है कि ये जो सेंचुरी है हमारा है और हमारा होने की वजह से अब हम इसके डिस्प्यूटेड टेरिटरी होने की वजह से इसको किसी भी प्रकार से आपको फंडिंग नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ी बात ये, ना तो कोई बॉर्डर कनेक्टिविटी है ना ही और कुछ। भूटान के बल्कि कुछ क्षेत्र जैसे डोकलाम वाला सेक्शन हो गया या अलग अलग सेक्शन हो गए, जहां पर एक ये वाला सेक्शन हो गया जिस पर चाइना कब्जा किए हुए है, बल्कि चाइना से डिमांड भूटान की है कि आप हमारे मुद्दों को छोड़िए। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये भूटान का ये वाला मुद्दा, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन जो है ऑलरेडी चाइना कवर किए हुए हैं। इन मुद्दों के ऊपर जो है भूटान डिमांड कर रहा है कि भाई ये मुद्दे मेरे हैं, मेरे को वापस कर दिए जाएं। और चाइना की सबसे बड़ी आदत ये है कि वो कभी भी नेवर रिजॉल्व द डिस्प्यूट, रिजॉल्व कर लिए डिस्प्यूट तो जाहिर सी बात है मुद्दा सदैव के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन वो डिस्प्यूट को डिस्प्यूट बनाए रखता है ताकि फ्यूचर में उनको कब्जा करा जा सके और तेजी के साथ में। हालांकि यूएस के जो स्पोक्स पर्सन है, एक ऐसे ही स्पोक्स पर्सन माइक पॉम्पे ने भी क्लियर एक तरीके से चाइना को
थ्रेट कर दिया है कि जो उसका जो बुलिंग का सेक्शन है, बुलिंग का मतलब ताकत के आधार पर दूसरे देशों को हथियाने का कोशिश है, जो बेसिकली ये तरीका अपनाया जा रहा है, अगर ऐसा बढ़ता रहा तो किसी भी प्रकार से उस पर युद्ध हो सकता है, उसको कड़ी निंदा की जाएगी और उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी बीच के अंदर यूएस की पूरी सपोर्ट फिलीपींस के साथ में साउथ चाइना सी के अंदर भी बनी हुई है, जिसके अंदर कमजोर देशों को इस समय खूब कोशिश करके सपोर्ट किया जा रहा है ताकि आगे किसी भी प्रकार के मुद्दे ना बढ़े, ताकि किसी भी प्रकार के मुद्दे ना बढ़े, इस चीज के लिए सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है चाइना ताकत के नशे में चूर है। इसी प्रकार से चाइना का जापान से भी अभी हाल ही में इस सेंकाकू जो है इस आइलैंड पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। इनका जो सेंकाकू आइलैंड है इसके ऊपर क्या स्कोप है कि लंबे अरसे से जापान जो था इस वाले मुद्दे पर अपना कब्जा जमाए हुए था। सेंकाकू आइलैंड पर जो है काफी समय से अपना कब्जा जमाए हुए था। जापान के ऊपर 1945 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए जाते हैं। बम गिराने के बाद प्रॉब्लम क्या आती है, जापान अपना सभी प्रकार से अपने आप को कंट्रोल छोड़ देता है और अपने देश को बचाने के प्रयास में जुट जाता है। धीरे धीरे जापान जो था 1972 के अंदर दोबारा से अपना पूरा कंट्रोल इस सेंकाकू आइलैंड पे कर देता है। सेंकाकू आइलैंड पे करने के बाद क्योंकि ये तिब्बत ताइवान के पास है और ऑलरेडी जो है चाइना ताइवान पे पूरा का पूरा कंट्रोल किए हुए, किसी जमाने में चाइना ताइवान को इंडिपेंडेंट नेशन की रिकॉग्निशन मिली थी, लेकिन जैसे जैसे आप देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे रिकॉग्निशन मिली वैसे वैसे ताइवान की रिकॉग्निशन मात्र 1970 के आसपास छीन ली गई, जिस वजह से क्या हुआ, अब ताइवान के पास की जगह होने की वजह से जो इस आइलैंड पर है चाइना अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और दिखाना चाहता है कि ये मेरा मुद्दा है, यानी कि जबरदस्ती का जापान से एक मुद्दा क्रिएट किया जा रहा है। हालांकि जापान ने यहां से बुरी तरीके से इसको रिट्रीट किया यानी खदेड़ दिया है। कैसे खदेड़ा है, जापान ने इसको अपने कंट्रोल में ले आया, नए संविधान के अनुसार ऑर्डिनेंस पास कर दिया। ऑर्डिनेंस पास करने के बाद भारत का पूरा सपोर्ट, जिसमें पासिक्स की एक्सरसाइज हो रही है, पासिंग एक्सरसाइज हो रही है, इस एक्सरसाइज के अंदर जापान के इस टेरिटरी में फिलीपींस की सपोर्ट से मैरीटाइम के जितने भी यानी समुद्र के आसपास के शिप्स हैं भारत के, ये यहाँ पे पूरी तरीके से सर्विलांस कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार के एनेक्सेशन को स्वीकार ना किया जाए और समय आने पर जापान की पूरी सहायता की जा सके। हालांकि इस बीच के अंदर चाइना की तरफ से काफी ज्यादा इन क्षेत्रों के अंदर 30 से ज्यादा बार, मोर देन 30 टाइम्स समुद्री अटैक होने की कोशिश करी गई, इन एरियाज में घुसने की कोशिश की गई, लेकिन बाकायदा इसे पूरी ताकत के साथ रोका गया। इसी बीच में सहायता करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के जो शिप्स हैं वो भी यहाँ पे तैनात हैं ताकि समय आने पर सहायता कर सके चाइना की, फिलीपींस की या ऐसे देशों की जहां पर चाइना जो है अपनी ताकत बढ़ा रहा है। जापान की, फिलीपींस की या कमजोर देशों की चाइना के खिलाफ पूरी तैयारी जो है वो अपनी वॉर के रिलेटेड चल रही है। अब सेम ऐसे ही मंगोलिया की बात करते हैं। मंगोलिया की बात करें तो मंगोलिया के साथ में काफी ज्यादा भारत इतिहास में इसके चाइना के काफी सारे युद्ध रहे हैं। चाइना के जब युद्ध रहे हैं तो पहले जो था आपस में जो लड़ाई चलती थी, उस लड़ाई की बात करें तो ये लड़ाई की बात चलती है दोस्तों 1900 के आसपास की, 1900 की। उस टाइम पीरियड में जो पूरी तरीके से थे मंगोलिया इन्वेजन करते थे, चाइना के अंदर पूरी ताकत से घुस जाते थे और चाइना को अपने आप को बचा पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन धीरे धीरे वंशज बदलते चले गए, आपस में बॉर्डर्स जो हो गए चेंज होने लग गए। चेंज होने के बाद चाइना ने पूरी ताकत से फिर से 1969 के बाद अपने बॉर्डर को स्ट्रेच करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मंगोलिया का काफी बड़ा हिस्सा कब्जा लिया। अब इसके अंदर दो सेक्शन आते हैं, एक आउटर मंगोलिया और एक इनर मंगोलिया। इनर मंगोलिया इस समय चाइना के अंदर है, काफी लॉन्ग ड्यूरेशन से डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट की वजह से इनर जो है आउटर के साथ यानी नए अपने देश के साथ मिलना चाहता है, जिस पर काफी दिन आए दिन प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन चाइना उन खबरों को पूरी तरीके से दबा देता है।
सेम इसी प्रकार से जब लड़ाई छिड़ रही थी तब रशिया ने मदद करी थी काफी ज्यादा मंगोलियों को बचाने के लिए। तब से इनकी टेरिटरी जो थी, जहां तक रशिया इनको भगा पाया वहां तक रशिया का और इसका मंगोलियों का कंट्रोल आ गया। बाकी सेक्शन पर चाइना जो था अपनी धीरे धीरे पॉलिसीज को बढ़ाता जा रहा है। इसके अंदर भी क्या है कि इस इतिहास की लड़ाई को लेकर के क्योंकि उसने मुद्दा सॉल्व नहीं किया है, तो आज भी चाइना मंगोल के बहुत बड़े हिस्से को कंट्रोल या अपने कैप्चर में करने की कोशिश करता है। क्यों करता है अभी बताएंगे। तिब्बत के साथ क्या इशू था, किसी जमाने में पुराने नक्शे की तरफ देखा जाए तो ये तिब्बत आपका इतना था, ये तिब्बत आपका इतना, ये सेक्शन आपका तिब्बत का था। ये पूरा सेक्शन लहासा हो गया, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन हो गया, ये सारा का सारा तिब्बत के कंट्रोल में था, तिब्बत के कंट्रोल में था। लेकिन जैसे ही 1949 में इनको आज़ादी मिलती है, आज़ादी मिलने के बाद में ताकत की तरह ये बढ़ते हैं। ताकत में बढ़ने की जगह धीरे धीरे क्या होता है, चाइना जो है सबसे पहले अपनी ये किंगहाई और इसके पूरे ऑटोनोमस बॉडी पर 1959 के अंदर पूरा कब्जा कर लेता है। जैसे ही इसे ताइवान को इंडिपेंडेंट चाइना माना जाता है, इसको रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। चाइना को, जो आज का चाइना, इसे रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। ये क्या करता है, सीधा अटैक कर देता है, अटैक करके पूरे तिब्बत को अपने कंट्रोल में ले लेता है। हालांकि सरकार के द्वारा तिब्बत की पूरी जो सरकार है, तिब्बत का पूरा जो रूल है वो भारतीय देश के अंदर, भारत के अंदर रह करके तिब्बत की पूरी गवर्नमेंट चलती है और उसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा भी दिया गया है। लेकिन आज नहीं तो कल जिस प्रकार से तिब्बत कमजोर होता जा रहा है, तिब्बत तो खैर ताकतवर था ही नहीं कभी चाइना के आगे, लेकिन उसी प्रकार से पूरी की पूरी जगह को तिब्बत को हड़प चुका है। और आने वाले टाइम पीरियड के अंदर वैसे भी दलाई लामा के बाद जो नेक्स्ट दलाई लामा है, पंचम ला, इस पॉलिसी को, पंचम जो ला पॉलिसी है, इसको चाइना ने पहले ही कैप्चर कर लिया है। उस बच्चे को पता नहीं मार दिया है, लॉन्ग ड्यूरेशन से उसकी कोई जानकारी नहीं है और चाइना पूरी तरीके से तैयार है आने वाले तिब्बत के पूरे कंट्रोल को करने के लिए। क्योंकि नया पंचम ला या नया दलामा आएगा नहीं, और नया दलाई लामा जब नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है पूरे के पूरे तिब्बत पर चाइना का ही कंट्रोल चलेगा। अगला पॉइंट आता है ताइवान के साथ। अब ये ताइवान के साथ लेकर बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। ताइवान के साथ मुद्दा क्या है कि जब आजादी मिली थी, दोनों देश अलग हुए थे एक सिविल वॉर के बाद में, आपस में लड़ाई के बाद में, तो पूरे वर्ल्ड ने ताइवान को रिकॉग्निशन दिया था चाइना के मुकाबले। चाइना को देश माना ही नहीं था सभी देशों ने, सबने माना था कि ताइवान ही अलग देश है। यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूएस हो गया, सभी कंट्रीज ने सपोर्ट किया था। किसका सपोर्ट किया था दोस्तों? ताइवान का। लेकिन धीरे धीरे अमेरिका ने दल बदल लिया और 1972 के अंदर 1972 में फिर से एक नया लॉ लेकर आए जिसके अंदर चाइना को रिकॉग्निशन दे दिया और ताइवान का रिकॉग्निशन खत्म कर दिया। चाइना का रिकॉग्निशन जैसे ही हो गया और ताइवान का रिकॉग्निशन खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली चाइना जो है ताइवान को भी अपना इंटीग्रेटेड हिस्सा मानता है। और धीरे धीरे अभी हाल ही के अंदर 3 दिन पहले की न्यूज है जिसके अंदर बीजिंग ने क्लियर धमकी दे दी है, चाइनीज जनरल ने क्लियर धमकी दे दी है कि अगर ताइवान खुद को आजाद कराने की कोशिशें बंद नहीं करता है, अपनी आर्मी को नहीं रोकता है, तो हर तरीके से चाइना उस पर अटैक करने की आजादी रखता है। चाइना उस पर अटैक कर देगा ताकि 1% कल को अगर उस पर क्लेम करना हो तो वो ऑलरेडी ताइवान का ही, जो चाइना का हिस्सा है। इसी बीच में ताइवान ने सपोर्ट किया खुलकर हांगकांग का और यूएस से मदद मांगी। लेकिन मदद के नाम पर आप भी जानते हैं कि यूएस कितनी जल्दी किस देश की मदद करता है। यूएस सिर्फ उस देश की जल्दी से मदद करता है जहां से उसे इजी व्यापार दिखता है और वो देश दिखता है जहां पर उसकी अप्रोच या पावर हो। लेकिन जाहिर सी बात है चाइना के आगे कहीं ना कहीं अमेरिका कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो और यूनाइटेड स्टेट्स जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट करने से बच रहे हैं। तो आने वाले टाइम पीरियड में पूरा का पूरा ताइवान जो है अलग गवर्नमेंट जो बनाकर चल रहा है, अलग तरीके से चल रहा है, उन सभी पावर्स को खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि ताइवान के अगेंस्ट में चाइना की जो पावर है, जैसा कि आप देख सकते हैं 59 कंट्रीज का सपोर्ट है चाइना को, 59 कंट्रीज का सपोर्ट है। जब ह्यूमन राइट्स के अंदर अभी डिमांड की गई थी तो चाइना बहुत आसानी से यूनाइटेड नेशंस से आगे निकल गया और यूनाइटेड नेशंस की सपोर्ट से आगे निकल गया, जिस वजह से उनको मिली टोटल 23 वोटिंग, जबकि चाइना की सपोर्ट में मिले 59 कंट्रीज। 59 कंट्रीज का मतलब जाहिर सी बात है चाइना क्लियर विन हो जाता है और सभी को पीछे छोड़ देता है।
सेम इसी प्रकार से हांगकांग का मुद्दा आता है। इसी मुद्दे को लेकर अभी वोटिंग हुआ था, जिसके अंदर अब हांगकांग के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल अब आ जाता है। किसका आ जाता है? चाइना का। अब ये भी चाइना का, इससे क्या डिस्प्यूट था? डिस्प्यूट ये था कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे आजाद किया तो आजाद करने के बाद इसके अंदर एक ऑटोनॉमस कंट्री चलाने की, ऑटोनॉमस रूल चलाने की आजादी मिली। आजादी क्या थी? वन कंट्री टू सिस्टम, वन कंट्री टू सिस्टम चलाने की पॉलिसी चलाई गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि जब वन कंट्री टू सिस्टम की बात आई तो चाइना ने 2003 के अंदर ही, मात्र कुछ ही समय के अंदर अंदर हांगकांग के अंदर घुसने की कोशिश करी, हांगकांग को अफजाने की कोशिश करी, हांगकांग पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करी। इसने पूरा टाइम पीरियड जो 2047 में, 2047 में जो पॉलिसी खत्म होनी थी ऑटोनॉमस की, उसने पहले ही उस पर कब्जा कर लिया। खैर, धीरे धीरे 2003 देखा, कमियां देखी, 2003 के बाद 2010 में देखा, 2017 में देखा, 2019 में इनका अम्ब्रेला मूवमेंट बहुत ज्यादा चला और फाइनली 2020 के अंदर पूरे के पूरे जो हांगकांग है इस पर अब चाइना का कब्जा हो चुका है। यानी कि नया सिक्योरिटी लॉ लाने के बाद में अब चाइना अकेला ही ऐसा कंट्री है जो हांगकांग पर रूल करेगा और सिक्योरिटी लॉ के बाद में अब हांगकांग को चाइना के नेशनल एंथम को फॉलो करना पड़ेगा। इस बीच में जितने भी रिवोल्ट करने वाले इनके लोग थे उनको चाइना ऑलरेडी अरेस्ट कर चुका है और पूरी तरीके से चाइना का कंट्रोल आ गया है। अब इसके विरोध में कोई भी देश कोई सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, बस इतना नुकसान ये हो गया कि हांगकांग को जो आजादी थी, क्या आजादी थी? हांगकांग को आजादी थी अपने टैक्स हेवन के नाम से। टैक्स हेवन का मतलब होता है काफी सारे देशों से इसे बचत मिलती थी टैक्स की, काफी ज्यादा रिबेट मिलती थी और हांगकांग जो है सबसे ज्यादा डेवलप्ड एरिया है पूरे के पूरे आज के चाइना के अनुसार। तो इसे कंट्रोल करने के बाद जाहिर सी बात है काफी ज्यादा बेनिफिट्स प्राप्त होंगे। आखिरी मूवमेंट आता है, लास्ट हमारे पास कंट्री आता है चाइना का वियतनाम के साथ में। चाइना का वियतनाम के साथ कनेक्शन तो ज्यादा है नहीं, बहुत छोटा सा कंट्री है। ये देखिए भाई, यहां से ये छोटा सा सेक्शन चल रहा है, ये सारा का सारा जो है ये चाइना के कंट्रोल का है। अब वियतनाम है। वियतनाम के अंदर चाइना यहां पर इसके रिसोर्सेज को कब्जाने की कोशिश करता है। रिसोर्सेज को जैसे जैसे कब्जाने की कोशिश कर रहा है तो अब चाइना क्या कर रहा है, आज नहीं तो 2 दिन बाद इनके रिसोर्सेज पर पहले क्लेम शुरू कर दिया है, थोड़े टाइम बाद फिर से झगड़ा करेगा, बॉर्डर स्टैंड ऑफ करेगा और वियतनाम जैसे छोटे कंट्री को पूरा का पूरा अंदर घसीट लेगा। अब नई समस्या यह है उन कंपनीज के लिए जो चाइना से अलग होकर के वियतनाम में आ रही हैं। अब जो छोटा सा कंट्री वियतनाम खुद को डिफेंड नहीं कर पा रहा है तो इन कंपनीज का भविष्य क्या रहेगा वियतनाम में, ये दूसरा सबसे बड़ा इशू है। अब जाहिर सी बात है ऐसी कंपनीज को भारत के अलावा और कोई ऑप्शन मिलना नहीं है, लेकिन चाइना जो है अपनी एनेक्सेशन की जो पॉलिसी है बढ़ाता जा रहा है। अब बढ़ाता जा रहा है तो यहां पर इन सभी देशों के साथ डिस्प्यूट है। अब यहां पर वीडियो के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि चलो यहां पर तो डिस्प्यूट चाइना ने क्रिएट कर रखे हैं, हु विल बी द नेक्स्ट कंट्री? नेक्स्ट कंट्री कौन हो सकता है? सबसे पहली चीज, अगला कंट्री हर वो कंट्री होगा जो चाइना के अगेंस्ट खड़ा होगा, जहां पर चाइना को रिसोर्सेज दिखाई देंगे। उन देशों को चाइना कर्ज के जंजाल में या किसी ना किसी तरीके से क्लेम करके अपनाएगा जरूर, जिसके पीछे अभी तक पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज इकट्ठे होकर इसके अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं। तो यह एक सबसे बड़ी समस्या है। अब आ जाता है अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है कि इंडिया का स्टैंड क्या है। यहां पर इंडिया के जो नेबर्स यहां पे नाराज हो रहे हैं उनका स्टैंड क्या है। अब जाहिर सी बात है कि चाइना के सपोर्ट से जो भी भारत का नेबर है, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, ये सारे के सारे चाइना से एक मोटा कर्जा लिए हुए हैं। भारत में इतनी क्षमता नहीं है कि इन सभी देशों को कर्ज दे करके या कर्ज का पैसा लौटा करके अपनी सपोर्ट में ला पाए। जब अपनी सपोर्ट में नहीं ला सकता है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो चाइना है वो अपनी तरफ इन देशों को करेगा और इन देशों के पास में डर कर चाइना की सपोर्ट के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। भारत धीरे धीरे अपने आप को बलवान बना रहा है ताकि कल को सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़े, सिक्योरिटी की आवश्यकता यानी कि इन देशों के ऊपर कोई प्रॉब्लम हो तो भारत एक तरीके से हिमालय की तरह गार्ड बनकर इनकी पूरी की पूरी सपोर्ट करे, एक गार्ड बनकर इनको पूरा का पूरा बचाने का प्रयास करे। अब आ जाता है यूनाइटेड स्टेट्स की बात। यूनाइटेड स्टेट्स
उन्हीं मुद्दों पर आने का प्रयास करता है जहां पर उसका खुद का कोई सेल्फ बेनिफिट हो या उन देशों में खुद एटलीस्ट कुछ स्टैंड लेने की क्षमता हो। जितने भी कंट्रीज इस समय चाइना के साथ हैं 59 कंट्रीज, इसमें अफ्रीकन कंट्रीज हैं। अफ्रीकन कंट्रीज के अलावा जैसे बहुत छोटे छोटे कंट्रीज हैं जिनकी एक्चुअल में खुद अपने बलबूते पर चाइना के सामने खड़ी होने की क्षमता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका अगर सपोर्ट लेगा तो वो बुरा बनेगा, और ऐसी परिस्थिति के अंदर कब ये बेसिकली पलटी मार जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। हालांकि माइक पॉम्पे ने भूटान जैसे छोटे देश की सहायता के लिए क्लियर अनाउंसमेंट कर दी है कि यदि चाइना इस प्रकार की पॉलिसी बनाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। आखिरी क्वेश्चन आता है, चाइना ये क्यों कर रहा है? सबसे पहला पॉइंट समझ लीजिए कि चाइना यहां पर इस पॉलिसी को इसलिए बनाए हुए है क्योंकि चाइना के अंदर सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट का था वो पूरा हो चुका है। चाइना की कहीं ना कहीं एकलवाद की जो नीति है अपने देश के अंदर फेल होती जा रही है, और लोगों में नेशनलिज्म के नाम पर पूरे के पूरे देश को किसी ना किसी मुद्दे पर अटकाए रखना ताकि पूरे के पूरे देश का ध्यान भटका रहे, और इस बीच में वो पूरा का पूरा तिब्बत, ताइवान और हांगकांग पर अपना कब्जा जमा सके, ताकि सारा वर्ल्ड जो है एक तरफ ध्यान केंद्रित करके विवादों में उलझा रहे, दूसरी तरफ चाइना इंटरनल कोर के अंदर अपना पूरा का पूरा काम कर जाए, और हम जैसे देशों को पता भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं? क्योंकि चाइना की पूरी मीडिया उसके कंट्रोल में है, जहां से कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो सकती। तो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को अंत करते हैं। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।